हाँ बच्चों, आइए, आपका स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम बच्चों है DK PCM वाला। बच्चों, हमने आपको बिलियन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जिनमें से 2 वीडियो हमने आपको यूट्यूब में डाल दिया है। आप जब चाहें इसको हमारे चैनल पर जाके इसको आप अपलोड करके देख सकते हैं। और बच्चों, बिलियन के अणुसंग गुणधर्म हम पढ़ा रहे थे इसके पिछले वीडियो में। उसमें बेटा 4 अणुसंग गुणधर्म थे, जिनमें से हमने 2 का एक्सप्लेनेशन किया था और विथ एग्जाम्पल। अब बच्चे 2 अणुसंग गुणधर्म बचे हैं बच्चों, उनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप ध्यान दें, और बोर्ड परीक्षा में बेटा ज़्यादा पूछा जाने के नाते आपको हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो श्योर है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। हाँ बच्चों, तो आइए बिना देर किए हुए हम आपका कोर्स कंप्लीट कराते हैं। बेटा जल्दी से देखिएगा, हमने लिखा है और आपको पहले हम समझा दें। कल भी हमने आपको बताया था, यानी पिछले वाले वीडियो में, कि अवनमन और उन्नयन। अवनमन मतलब होता है बेटा घट जाना यानी कमी होना, और उन्नयन मतलब होता है वृद्धि होना। होता क्या है बच्चा, जब किसी शुद्ध विलायक में बच्चा हम लोग अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, तो जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन का या तो कोई गुणधर्म बढ़ता है या घट जाता है। तो जब बढ़ता है तो उन्नयन कहलाता है, घटता है तो अवनमन कहलाता है। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं आपका तीसरा गुणधर्म बेटा विलयन के अणुसंग गुणधर्म का, वो है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको संक्षेप में डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। हाँ बच्चा, आइए देखते हैं है क्या हिमांक का अवनमन। बेटा कहा गया कि जब किसी शुद्ध विलायक, जैसे आप शुद्ध जल लीजिए, शुद्ध अल्कोहल लीजिए, शुद्ध ईथर लीजिए, उसमें आप कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे आप चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, इनको मिलाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इनसे मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा, उस विलयन का जो भी हिमांक होगा वो शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। तो विलयन के हिमांक में होने वाली इसी कमी को ही बेटा हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। हाँ बच्चों, आइए इसी बात को हम आपको लिख कर समझाए हैं, दिखाते हैं। जरा एक बार ब्लैक बोर्ड पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा बेटा हिमांक का अवनमन डेल्टा TF है क्या बेटा, जब किसी शुद्ध विलायक जैसे शुद्ध जल, शुद्ध अल्कोहल अथवा शुद्ध ईथर में कोई अवाष्पशील द्रव्य जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज को मिलाया जाता है, तो इस स्थिति में प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। विलयन के हिमांक में होने वाली इसी कमी को बच्चों हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा TF क्या है बेटा, T0 - TS। T0 मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक, और TS है बच्चों विलयन का हिमांक। बेटा इसी गुणधर्म पर राउल्ट ने अपना तीसरा नियम दिया था, और ये बताया था कि जो हिमांक का अवनमन होता है वो विलयन के मूललता के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके बच्चों, जैसे इन्होंने क्वथनांक के उन्नयन में भी यही बात बताया था कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो विलयन के मूललता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक इसी प्रकार बच्चों राउल्ट ने इसी गुणधर्म पर अपना नियम दिया। वो नियम ये है बच्चों, एक बार आप देख लें कि राउल्ट के नियम से क्या कहा बेटा इन्होंने। जैसे वहाँ एक लाइन में इन्होंने बोला था, वैसे यहाँ भी कहा, वही सेम। क्या बेटा, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, विलयन के हिमांक का अवनमन, हाँ बच्चों, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, अभी हमने बताया मोललता के। हाँ बच्चों, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का अर्थ है बच्चों, अगर मोललता बढ़ेगा तो हिमांक का अवनमन भी बढ़ेगा, और अगर मोललता घटेगा तो हिमांक का अवनमन भी घटेगा। तो ओके बच्चों, मोललता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। हाँ बेटा, अनुक्रमानुपाती का शाब्दिक अर्थ अभी हमने बताया कि साथ साथ बढ़ेगा, साथ साथ घटेगा, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको गणितीय भाषा में बेटा निम्न प्रकार से लिखते हैं। ये राउल्ट के नियमानुसार है बच्चों, कि किसी विलयन के हिमांक का जो अवनमन होता है किसके अनुक्रमानुपाती है, मोललता के। तो बेटा अगर हम यहाँ लाइन खींच ले तो आपको हम इसका क्या दिखा दें, गणितीय रूप। गणितीय रूप ये रहा बेटा, गणितीय रूप जिसको हम
दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं। तो गणितीय रूप में आप लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती यम, या बच्चा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। हाँ बेटा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, जहाँ एम आपने अभी बताया गया बच्चों कि एम है विलयन की मोललता, डेल्टा टी एफ क्वथनांक का उन्नयन, के एफ बच्चा फिर आया अनुक्रमानुपाती नियतांक के रूप में। तो अनुक्रमानुपाती नियतांक क्या है बच्चा? के एफ, इसको कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। किसका है बेटा? ये मोलल स्थिरांक विलायक का। ये है विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। डन बच्चों, आइए इसको थोड़ा सा परिभाषित करते हैं, लेकिन पहले हम यही कहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करें कॉपी में, मोलल अवनमन स्थिरांक। डन बेटा, तो हम इसको हट जाते हैं, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आपको केएफ समझाएं और इसका एक व्यंजक बताएं, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में दिए गए क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब बच्चा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ बच्चों, तो आइए आपको हम दिखाते हैं बेटा मोलल अवनमन स्थिरांक का फार्मूला क्या है, उस पर टिप्पणी करने के लिए आता है। तो बच्चों आइए देखते हैं के एफ। तो अभी आपने देखा कि डेल्टा टी एफ जो होता है बेटा, वो होता है के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम। तो बच्चा ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मतलब मोललता है। अब बच्चों अगर परिभाषा निकली है इसकी के एफ की, तो एक बार आप सुन लें, जरूर आप लिख लेंगे फार्मूला। इसका परिभाषा वो क्या है बेटा? m है। अगर हम m की वैल्यू 1 ले लें, यानी आप विलयन की मोललता कितना मान लें? 1। m बराबर 1 मोल प्रति किग्रा मान लें बच्चों। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो भी अवनमन का मान आएगा वही हमारा के एफ होगा। कैसे परिभाषित करेंगे? कि वह विलयन जिसकी मोललता 1 मोल प्रति किग्रा हो। हाँ बेटा, यानी 1 मोलल विलयन में हिमांक का जो अवनमन प्राप्त होगा बेटा, वही होगा हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक। डन। आइए इसका मात्रक पूछा था बच्चों, मात्रक पे विशेष ध्यान देते हैं। क्या है मात्रक? परिभाषा हो गई। मात्रक की बात आई तो आप जानते हो कि के एफ बराबर अगर हम लिखें तो लिखेंगे बच्चों डेल्टा टी एफ अपान एम। तो के एफ का मात्रक, के एफ क्या है बच्चों? कुछ बच्चे सुन न पा रहे हो तो समझ लें कि के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो के एफ का मात्रक बच्चों, यहाँ से देखिए डेल्टा टी एफ का मात्रक होगा केल्विन, क्योंकि बेटा केल्विन है टेम्परेचर, ये परम ताप है, अपान मोललता का मात्रक मोल प्रति किग्रा। तो केल्विन मोल प्रति किग्रा। अब बेटा किग्रा -1 है, ऊपर जाके क्या होगा? +1, यानी के एफ का मात्रक होगा मोल किग्रा, केल्विन किग्रा प्रति मोल, केल्विन किग्रा प्रति मोल। ओके बच्चों, इसको संक्षेप में लिख सकते हैं बेटा के डैश के जी अपान MOL। डन बेटा। कुछ लोग इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिखते हैं, मोल बेटा प्लस था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। डन। ये रहा के एफ का मात्रक और ऊपर हो गई परिभाषा। अच्छा, एक बार इसको आप नोट करें, क्योंकि मात्रक में विशेष ध्यान रहे, आपको मात्रक आना चाहिए। अब आते हैं बेटा हम मोललता का सूत्र रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो डेल्टा टी एफ है, इसकी सहायता से हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार कैसे निकालेंगे। हाँ बच्चा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आइए यहाँ भी बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, जो मोललता होती है, मोललता। हाँ बेटा, तो मोललता को हम बेटा स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोललता m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अब विलेय के जो मोल होते हैं बेटा, उसको कहते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। कौन सा विलेय है? यहाँ अवाष्पशील विलेय। तो बेटा इस n की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपको n की वैल्यू रखने पर m बराबर मिलेगा स्मॉल w अपान कैपिटल M इंटू कैपिटल W। हाँ बेटा,
लेकिन याद रहे ये किग्रा में होता है, इसको बेटा ग्राम से ग्राम में बदलना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम यम बराबर सीधा सीधा लिख देते हैं 1000 स्मॉल w अपान कैपिटल यम कैपिटल W। हाँ बच्चा, तो आप इसको हटाइए, सीधे सीधे आप याद रखिए कि मोललता जो होती है वो ये होती है 1000 स्मॉल w कैपिटल यम कैपिटल W। स्मॉल w कैपिटल W है क्या? स्मॉल w बेटा अवाष्पशील विलेय का भार है, कैपिटल W शुद्ध विलायक का भार है, और ये कैपिटल यम अवाष्पशील विलेय का अणुभार है, और ये स्मॉल यम हम बता ही रहे हैं आपको क्या है बच्चों, मोललता है। इसको अगर हम इस सूत्र में रखें तो देखिए क्या मिलता है, यही देख लीजिए बच्चों, इसको मिटा के आपको हम दिखा दे रहे हैं, यही देखिए, फट से देखिए ताकि हम इस पर एक न्यूमेरिकल लगवाएं आपका। तो इस समीकरण में हम m की वैल्यू रखते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ इसको मिटा के यहीं ऊपर लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, तो देख बच्चा क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, m का मान यहाँ रखना है, तो m की वैल्यू यही है। तो डेल्टा TF बराबर KF मल्टीप्लाई 1000 स्मॉल w पूरे के बटे बटा कैपिटल यम कैपिटल W। करना कुछ नहीं है, इस यम को इधर करिए, आपको मिल जाएगा m बराबर 1000 KF स्मॉल w बटे क्या बच्चा, डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। बच्चों ये हो गया अवाष्पशील विलेय का अणुभार। इस पे संबंधित आपको न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अवाष्पशील विलेय का अणुभार, विलेय का क्या है बच्चों, अणुभार। डन, किसका ये है m, अवाष्पशील विलेय का अणुभार। डन बेटा, आइए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और आपको हम एक न्यूमेरिकल लगवाते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, आप स्मॉल w और कैपिटल W पे विशेष ध्यान दीजिएगा। स्मॉल w क्या है बेटा, विलेय पदार्थ का भार है, और याद रहे विलेय पदार्थ का भार छोटा यानी स्मॉल w दिखाया जाएगा, और कैपिटल W क्या रहेगा बेटा, विलायक का भार। ओके बेटा, आइए आप एक बार इसको नोट करें, फिर हम आपको एक न्यूमेरिकल इस पे लगवाते हैं और अंतिम गुणधर्म को जल्द से ख़त्म करके आपका टॉपिक कंप्लीट कराते हैं बेटा। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आप लगे रहिए, जल्द से जल्द आपको पूरा वीडियो कंप्लीट करके अगले चैप्टर को हम क्लियर कराएंगे। आप जल्दी से इसको नोट करें। तो हाँ बच्चों, तो आइए कि आपको न्यूमेरिकल लगवाते हैं उसी अर्धन गुणधर्म पर, हिमांक के अवनमन पर आधारित एक प्रश्न है, आपके ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा है बच्चों। यह है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। हाँ बेटा, आप पहले ज्ञात क्या है, देखिए ये कम मात्रा में है, ये अधिक मात्रा में, ये विलेय का भार है, ये विलायक का भार। तो बेटा विलेय का भार स्मॉल w होता है, हमने अभी आपको बताया था 2.25 ग्राम, और कैपिटल W बच्चों अभी लिखा गया है यहाँ पे 25 ग्राम, और आपको दिया गया है बेटा हिमांक में जो कमी होती है डेल्टा TF वो 0.93 डिग्री सेल्सियस है। हाँ बेटा, तो आपसे पूछ रहा है जल के मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF की गणना करनी है। हाँ बच्चों, तो आइए हम लगाते हैं राउल्ट सर का नियम अभी आपने देखा था कि जो अवाष्पशील विलेय है उसका अणुभार जो होता है उसको पहले निकाल लेते हैं बेटा, उसके बाद आपको निकालते दिखाते हैं अवाष्पशील विलेय। आप देखिए और बताइए कि इसमें विलेय कौन है जो कम मात्रा वाला बेटा, अवाष्पशील विलेय कौन है यहाँ पे, ग्लूकोज। तो विलेय का अणुभार, तो अणुभार बच्चों सीधा सीधा निकालना आसान है, m बराबर क्या है बच्चा, अवाष्पशील विलेय है ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार। हाँ बच्चों, तो अणुभार इसका निकालने के लिए कार्बन के 6, तो 6 गुणे 12, हाइड्रोजन का 12 गुणे 1, ऑक्सीजन का 6 गुणे 16, तो 12 छंग 72, 12 का 12, 16 छक्का 96, कुल जोड़ेंगे बच्चों 180 आएगा। हाँ, अब आते हैं बच्चों, देखिए यहीं पे आपका सलूशन कंप्लीट होगा। राउल्ट का नियम है कि m बराबर जो अवाष्पशील विलेय होता है उसका अणुभार 1000
के एफ स्मॉल डब्लू डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्लू। हाँ बच्चों, हमको के एफ निकालना है, इसको पलट दें, इधर कर दें, तो के एफ बराबर बच्चों सीधे सीधे फार्मूले पा जाते हैं, एम मल्टीप्लाई डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। हाँ बच्चा, एम की वैल्यू अभी निकाला हमने 180, डेल्टा टी एफ बेटा 0.93, कैपिटल डब्लू बच्चा 25 ग्राम बटे कितना बच्चों 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू बेटा 2.25। हाँ बेटा, अब आइए इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्ट अगर आप गुणा भाग जाते हैं तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 1.86। ये रहा आपकी जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान। मात्रक बच्चों हमने अभी बताया था, मात्रक आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ केल्विन नहीं डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस के ग्रा प्रति मोल। हाँ बच्चों, ये कंप्लीट हुआ आपका एक न्यूमेरिकल हमने लगवाया। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कर लेंगे। आइए हम अंतिम गुणधर्म को पढ़ाते हैं, जल्दी से नोट करें इसको। हम लास्ट गुणधर्म विलयन का नोट करिए। हाँ बच्चों, तो आइए लास्ट गुणधर्म पर चलते हैं, जिसका नाम है परासरण तथा परासरण दाब। वो क्या है बच्चों? परासरण का मतलब है कि अगर आप किसी विलयन को जब बेटा अगर किसी अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजारते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर वह विलयन तनु से सांद्र की ओर प्रवाहित होता है तो ऐसी स्थिति में जो घटना घटती है उसे परासरण कहते हैं। हाँ बेटा, और इसके अतिरिक्त एक अर्धपारगम झिल्ली होती है बेटा, जो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती है, विलेय के कणों को आर पार जाने नहीं देती। ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं बेटा। अगर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर किसी विलयन को गुजारा जाता है तो वह केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती है, विलेय के कणों को आर पार जाने नहीं देती। इस दशा में विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली से होकर आर पार होने की जो क्रिया है वही परासरण है, और इस क्रिया को रोकने के लिए बेटा जो भी दाब लगता है उसको हम परासरण दाब कहते हैं। आइए हमने लिखा है, आइए दिखा देते हैं आपको। किसी विलयन का तनु से शांत की ओर स्वतः प्रवाहित होने की जो क्रिया है बेटा क्या है वो परासरण। अथवा जब किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली, जैसा कि हमने बताया, अगर इससे होकर गुजारते हैं बेटा तो इस दशा में केवल विलायक के और आर पार होते हैं, यह विलेय के कणों को आर पार जाने नहीं देती। बेटा इसी प्रकार विलायक के कणों की अर्धपारगम झिल्ली से होकर आर पाने होने की जो क्रिया है उसी का नाम परासरण है। और परासरण क्रिया को रोकने में लगाया गया जो दाब है उसी को क्या कहा जाता है? परासरण दाब। ये हमने बताया बच्चों को परासरण दाब किसे दिखाते हैं हम लोग? पाई से। घबराइए नहीं, इसको आप पी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बेटा इसको पाई से डिनोट किया, इसलिए हम भी पाई से दिखा रहे हैं। तो बेटा इस क्रिया पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वांट हाफ। उन्होंने बेटा बायल और चार्ल्स के नियमों का अध्ययन किया और परासरण दाब के लिए एक व्यंजक स्थापित किया। आइए उस व्यंजक को देखते हैं और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लगाते हैं बेटा। जल्दी से इसको देख लीजिए, आप नोट करिए ताकि हम उसको तुरंत समझाएं। हाँ बच्चों, तो परासरण तथा परासरण दाब पर जो बायल और वांट हाफ के नियमों का प्रयोग, बायल और चार्ल्स के नियमों का प्रयोग करके वहाँ वांट हाफ सर ने जो नियम दिया ये देखते हैं। इन्होंने कहा था बेटा कि अगर स्थिर ताप किया जाए तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है बच्चा, याद रहे कहाँ पर? स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ बेटा, जो विलयन का परासरण दाब होता है पाई, वह विलयन की सांद्रता के क्या होता है बच्चा? अनुक्रमानुपाती। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सांद्रता को सी से डिनोट करते हैं बेटा। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। इसी प्रकार चार्ल्स के नियम का प्रयोग करके वांट हाफ सर ने जो दूसरा नियम कहा वो ये कहा बेटा कि अगर दाब स्थिर रख दिया जाए, या स्थिर आयतन पर भी कह सकते हैं, स्थिर आयतन पर जो विलयन का परासरण दाब होता है पाई, वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ बच्चों, इन दोनों समीकरणों को अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने पर आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा जिसको हम परासरण दाब का व्यंजक कहेंगे। आइए यही चीज़ हम यहाँ देखते हैं, कंबाइन करते हैं बच्चा। कहाँ पे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा हमको दोनों समीकरण प्राप्त करने पर। तो पाई जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा सी टी के, या बेटा इसी को लिखेंगे पाई बराबर सी आर टी, जहाँ बेटा आर एक नियतांक है
जिसे हम विलयन स्थिरांक कहते हैं बेटा। आर क्या कहलाता है? विलयन स्थिरांक। ओके बच्चों, तो इसकी फिक्स वैल्यू है 0.0821 लीटर वायुमंडल बटे मोल केल्विन। हाँ बेटा, ये इसका मात्रक रह गया, हो गया, और वो हो गया आपका आंकिक मान। हाँ बच्चों, इसी फार्मूले पर आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त होगा। एक बार बच्चा इसको आप नोट कर लें, आर की न्यूमेरिकल वैल्यू विथ फार्मूला के साथ। तो बच्चों ये रहा पराशर दाब का फार्मूला। पाई क्या है? पराशर दाब। सी सांद्रता है किसकी? विलयन की, मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या। ओके बच्चों, नोट करिए इसको फट से। तो हाँ बच्चों, तो आइए पराशर दाब पर आधारित एक प्रश्न हमने बेटा ब्लैक बोर्ड पर नोट किया है कि 27 डिग्री से ताप पर डेसी मोलर विलयन यूरिया का पराशर दाब ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले ज्ञात क्या है इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको हल करने का तरीका बताते हैं। ज्ञात क्या है? टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बेटा। 27 + 273, तो टोटल आपको मिलेगा 300 केल्विन। हाँ बच्चा, और डेसी मोलर विलयन यानी जो सांद्रता दिया है विलयन की सांद्रता बच्चा, जहाँ हम सी से दिखाए थे, सी दिया है डेसी मोलर यानी m/10, यानी 1/10 मोल प्रति लीटर। हाँ बेटा, ये हो गया m की, सी की वैल्यू। और क्या दिया बेटा? हमको ये पता हो गया। अब आते हैं फार्मूले पे। पाई बराबर CRT में आर हमने आपको दिखाया था 0.0821। हाँ बच्चों, इसकी मात्रा को बताए थे मोल लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। हाँ बच्चा, लीटर वायुमंडल अपान मोल केल्विन। डन बच्चा। आइए इसी को हम रखते हैं राव उनके वांट हाफ समीकरण पर। वांट हाफ समीकरण से, तो बच्चों वांट हाफ समीकरण से पराशर दाब ज्ञात करने का व्यंजक आया था। समीकरण ये है, पराशर दाब पाई बराबर पराशर दाब पाई इज इक्वल टू होता है बेटा CRT। सी की वैल्यू आपने मेंशन किया 0.1/10 कहिए। आइए आर की वैल्यू उठा 0.0821, और ये दिया है 273, अब सॉरी 300 है ये। तो आइए बच्चों गुणा करते हैं और भाग करते हैं। 0 का गुणा करते हैं 00, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। कितने अंक पे दशमलव लगाना है? 4 अंक पे, तो 4 अंक ही आया। डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे बेटा तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट एक आ जाएगा 2.463, या लिख सकते हैं 2.46। ये बेटा है ATM। ये क्या है? पराशर दाब। हाँ बच्चों, इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ बेटा, तो आप वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। आइए बेटा इसको नोट कर लीजिए, अगली टॉपिक हम आपको जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू।